हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और अब नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें ताकि अगले तक भी ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है। तो आज जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो रिलायबिलिटी है वो आपका जो सिस्टम एनालिसिस पे था बेस्ड, है ना। उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं CSIR नेट में या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर बना के आपको अपलोड करूँगा। ठीक है। तो आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो आपका CSIR नेट में 2019 में पूछा गया था 4.75 मार्क्स में। ज़्यादातर 4.75 मार्क्स में ही पूछता है। तो ये 2019 में आया था दिसंबर में। ये क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम विथ 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट U1 U2 U3। ठीक है। Suppose that the failure probability of each component is P and let Fp be the probability that the whole system is still functioning, then which of the following are correct। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है और इसमें से देखना है कि कौन आपका ट्रू है। तो पहली बात, आप लोग को जो पहले मैंने थ्योरी बताया था, शॉर्ट नोट्स अगर बना लिए हैं तो उसको आप अच्छे से रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को बनने लगेगा ये। ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है, या अगर आपका थ्योरी, अगर आपका कॉन्सेप्ट जो होता है अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो क्वेश्चन तो आपको इजी ही दिखेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट ही ठीक से याद नहीं रहेगा तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकता, बिना यूज़ किए आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनना ही चालू हो जाएगा। तो इस पे है आपका स्ट्रक्चर, इस तरीके से दिया है, मैंने बताया था। आप यहाँ पे खुद देखिए, स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। U1 आपका पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट U2 दिया है, तीसरा कंपोनेंट U3 दिया है। पहले आप क्वेश्चन को 2 बार आप पढ़िएगा ज़रूर, 2 बार से 3 बार, कभी क्वेश्चन में भी जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भी, और कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो अब पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं कि इस पर क्या क्या मेन पॉइंट्स दिया है, सोल्यूशन करते हैं इसका हम। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मैंने बताया था सारे कंपोनेंट इंडिपेंडेंट ही होते हैं, इंडिपेंडेंटली दिया है यहाँ पे, है ना। ये ईच कंपोनेंट फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोला है कि फेलियर प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, ईच कंपोनेंट का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, P दिया है। मतलब कि फेलियर प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ग्रेटर देन ऑफ T, ये होता है। ठीक है। फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है, कितनी दी है, P दी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब फेल होने की प्रोबेबिलिटी P ऐसा रहेगा तो 1 से माइनस करेंगे, सक्सेस होने को हो जाएगा, और सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी दिया, फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा है तो आप फिर 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि हम इसको क्या करेंगे, नीचे लिख लेते हैं। फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी ऐसा है तो आगे हम इसको लिख लेंगे कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट की बात हो रहा है। ईच कंपोनेंट का सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि T ग्रेटर देन ऑफ T हो जाता है। ठीक। और 1 से माइनस हो जाएगा P। ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कितना हो गया, P हो गया। अब ईच कंपोनेंट का 1 माइनस P हो गया, 1 माइनस P हो गया सक्सेस होने की, फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी थी ना PP। ठीक है। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस PP हो गया। अब आगे चलते हैं कि लेट Fp बी द प्रोबेबिलिटी दैट द होल सिस्टम इज स्टिल फंक्शनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो आपका फंक्शन बन रहा है, आपका जो फंक्शन बन रहा है वो Fp बन रहा है इस तरीके से। तो आपका जो Fp है, आपका Fp है, उस Fp को आपको निकालना है। ठीक है। उस Fp को आपको निकालना है, पूरे सिस्टम का निकालना है उसका, है नहीं। पहले आप क्या करना है, ये Fp का मतलब यही है कि जो इसकी रिलायबिलिटी निकालना है आपको पहले। अब वो क्या निकालना है, पहले इसकी रिलायबिलिटी निकालना है। तो रिलायबिलिटी को इसको डिनोट करेंगे, ये Fp से डिनोट कर देंगे, और P की जगह पे हम इन वैल्यू को पुट करके रखना है। तो पहले हम देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि Fp का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। पहले Fp का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें आगे चेक करने के लिए। ठीक। तो आपका ये पहले सीरीज फॉर्म में दिया है तो ये बनेगा, उसको हम पहले कर लेते हैं।
M1T सीरीज फॉर्म में दिया है, R सीरीज फॉर्म में दिया है U2 और U3, ठीक। तो क्या हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी दी है तो उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस। आप सोच रहे हैं प्रोबेबिलिटी दिया है, रिलायबिलिटी में कहाँ चले गए, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ही तो है। सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं सीरीज फंक्शन में या पैरेलल फॉर्म में, तो उसके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किससे निकालते हैं, रिलायबिलिटी से ही निकालते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी दिया है रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर सीरीज फॉर्म U2 U3 दिया हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ होता है, प्रोडक्ट ऑफ कितना दिया है, दो कंपोनेंट है, तो RIT होता है, आपको पता ही है। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी दी है, मतलब रिलायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है, तो 1 माइनस पी और 1 माइनस पी ये दिया है ना, पहले का U2 का रिलायबिलिटी, दूसरे का U3 का रिलायबिलिटी, इस तरीके से हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से ये जो आपको दिया ही है μ1 का, तो μ1 का रिलायबिलिटी दिया ही है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अब निकालेंगे सिस्टम की रिलायबिलिटी, R सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी पीरियड ऑफ टाइम T। तो ये हो जाएगा किस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेंगे फिर यहाँ पे, ये आपका U1 दिया ही है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये इन दोनों कैड होने से क्या बन रहा है YM1T, मतलब साई M1T, ये साई M1T है, ठीक है। ये दे देते हैं इसकी रिलायबिलिटी का, इसको कुछ नाम और दे सकते हैं। इसकी रिलायबिलिटी कितनी आई है हमारा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर आया, और इसका पहले क्या दिया है 1 माइनस पी दिया है, उन दोनों की रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी दी है ना, वही है। तो पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी इसका निकालेंगे, नया स्ट्रक्चर बन गया इससे, तो इस न्यू स्ट्रक्चर का रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, होगा जानते हैं पैरेलल फॉर्म में दिया है, तो R पैरेलल फॉर्म में कौन कौन है, U1 है और दूसरा क्या ही है साइन M1T बना है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा पता ही है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ कितने कम दिए हैं कंपोनेंट, 1 2 है नी, 2 कंपोनेंट तक जाएगा, और जानते हैं 1 माइनस RIT होता है। और इसको सिंप्लीफाई करके रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं पहले वाले की रिलायबिलिटी, देखो 1 रख दिए, फिर ये 1 रखे, अब पहले वाले की जो रिलायबिलिटी है ये RIT वो कितना है μ1 का 1 माइनस पी दिया है, 1 माइनस पी दिया है, 1 माइनस पी दिया है, ठीक। अब उसी तरीके से 1 लिखा गया है स्ट्रक्चर में, आपका ये 1 फार्मूला में इसमें आ गया है, इसको अब कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई में ये 1 हो गया, पहले वाले का हो गया, अब दूसरे वाले का 1 माइनस में रहेगा, अब दूसरे वाले की रिलायबिलिटी ये 1 माइनस पी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर आ गया। तो नीचे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कीजिए आप लोग, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस पी हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस पी हो गया ये, और 1 माइनस वही रहेगा, इसी कर देते हैं, उसको रहने देते हैं, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, 1 बचेगा और माइनस में ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ पी और बचेगा ये 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा, इतना बच गया हमारा, मतलब पूरी सिस्टम का ये आ गया, सिस्टम का रिलायबिलिटी आ गया, ये पूरी सिस्टम का रिलायबिलिटी आ गया। अब इसका मतलब है पूरी सिस्टम का रिलायबिलिटी मतलब कि एफ पी से डिनोट करना है उसको, तो ये हो गया 1 माइनस पी का होल स्क्वायर,
ऐसा दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमको बस ये निकल गया पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी, कुछ नहीं करना है, 1/2। इसका मतलब क्या है, आर सिस्टम और टी के जगह पे ये बोला कि ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, वही चीज़ बोला था ये। तो ये हो गया। अब हम क्या करना है, इस पी की जगह पे सिर्फ जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ पे 1/2 रख के पहले चेक करना है, फिर 1/3 रख के चेक करना है, फिर 1/4 रख के, जो जितना वैल्यू आएगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो ये अरे यहाँ तक मिटा देना था। ठीक है, तो ये आपका आया हुआ है, हमको पता ही है कि 1/2 पुट करना था, 1/2 पुट करना था, 1/3 पुट करना था, 1/4 पुट करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, पुट करते हैं इसमें, एफ पी इक्वल टू 1/2 पुट है ना, तब क्या होगा, एफ पी की जगह पे ये 1/2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे पी है 1 माइनस ये 1/2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 माइनस 1/2 यहाँ पे होल स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग, ये 1 रहेगा, अब इसको सॉल्व किए तो कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर आ जाएगा ये 1 माइनस 1/2, ये पूरा सॉल्व होके आएगा 1 माइनस 4, ठीक है, फिर 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और क्या करेंगे, ये 4 से ऐसा करेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस 3 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से p का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5/8। तो मतलब हमारा a वाला राइट हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब जब a वाला ट्रू हो गया 1/2 रखने से, तो 1/2 और कहाँ पर रखा गया, ये वाला, तो ये सेकंड वाला कैंसिल हो गया, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। अब आते हैं इसी तरीके से जब पुट करेंगे क्या, 1/3 और 1/4 पुट करना है। जब p इक्वल टू 1/3 पुट करें, पुट देन f 1/3 क्या होगा, डायरेक्टली अब करेंगे, 1/3 1, फिर में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, 2/3 आएगा यहाँ पे, टोटल ये सॉल्व होकर 2/3, तो इसका होल स्क्वायर होगा तो 4/9 आएगा, ठीक। तो आगे फिर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ये 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 5/9 है ना, 9 में से 4 गया तो 5/9 हो गया, और 1 माइनस 5/9, 9 जा 3 कितना होगा, 27, 27 में 5 गया तो 22 बचेगा, 27। तो जब कितना आ गया, p का वैल्यू 1/3 पुट किए तो इतना आ गया 20/27, तो ये वाला थर्ड वाला राइट हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से 1/4 का भी पुट कर देते हैं, तो आपका a और मतलब a और c राइट हो गया, a एंड c अभी राइट हो चुका है। अब देखते हैं कि d वाला और सेकेंड वाला b वाला रॉन्ग है। अब देखते हैं कि फोर्थ रॉन्ग है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे फिर से वैसे ही, ठीक है। अब पुट p इक्वल टू कितना, 1/4 पुट करना था, पुट देन क्या होगा, f 1/4, तो यहाँ पे 1/4
4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, 1 है नहीं, 4 में से हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 आ गया, और 4 का बचेगा हमें, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया, है नहीं, 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, 5 बच रहा है, बोल रहा हूँ, 7/16, ठीक है। अब उसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस, तो 7 1 + 7, और 16 का 4 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 64, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/4 - 7/64। इसका मतलब ये है कि इसमें से आपका कितना गया, 7 गया, तो आएगा 57/64, मतलब आपका डी राइट है, मतलब चौथा वाला भी आपका ट्रू है। तो इसका जो होता है, इस क्वेश्चन का जो हो गया आपका ए, सी और डी राइट है और बी वाला रॉन्ग होगा, ठीक है। आप लोग इसको बार बार रिपीट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रख के, तो आप लोग से सॉल्व आगे वाले वो भी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आएगा तो इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा। इज 1 माइनस e की पावर में t की पावर में 2 टोटल e की पावर माइनस t, किस कंडीशन में, ये सारे जो दिए हैं t ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में। तो पूछ रहा है कि इसके लिए बताना है। सॉल्यूशन करते हैं। आप क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, किसी क्वेश्चन को। मुझे तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि तीन कंपोनेंट दिए हैं, सारे इंडिपेंडेंट होते ही हैं, और ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उससे हम क्या करेंगे, पीरियड निकालेंगे, तभी तो हम उसकी रिलायबिलिटी, मतलब यहाँ पे आर टी का मतलब दिया है एस टी, ठीक है, इस सिस्टम की रिलायबिलिटी एस टी से डिनोट किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इन सब की रिलायबिलिटी पहले अब हमको ऑप्टन करना है, पहले हमको पीडीएफ निकालना पड़ेगा, हमको पीडीएफ पता नहीं है। तो ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है, एंड गिवन क्या दिया है, गिवन इन दिस क्वेश्चन, इसमें आपका पीडीएफ दिया है, एफटी जो दिया है, इसमें जो फॉलो कर रहे हैं सारे सिस्टम को, वो क्या कर रहा है, एफटी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें से आपका मीन दिया है, मतलब जिसमें से मीन दिया है लेमडा का वैल्यू 1, ठीक है, गिवन मीन इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 1, फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक। तो ये आपका लेमडा का वैल्यू इतना दिया है, हम जानते हैं पीडीएफ क्या होता है, लेमडा e की पावर माइनस टी होता है जब x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक, जब x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमारा ये होता है पीडीएफ। अब लेमडा का वैल्यू 1 दिया है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ टी का वैल्यू जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 × e की पावर में 1 × t, मतलब e की पावर में माइनस टी। तो इसको हम डायरेक्टली ये आ गया, तो आपका इसका एफ टी जो होता है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 1 - e की पावर माइनस टी। इसकी जो रिलायबिलिटी होगी आर टी, ठीक है, रिलायबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, e की पावर माइनस टी होगा, हैजार्ड रेट कितना होगा, e की पावर माइनस टी बटे e की पावर माइनस टी, हम जानते हैं 1 ही होगा, है ना, एफ टी का बटे में आर टी, तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये जब हम बता दिए तो सबका रिलायबिलिटी कितना आ गया, सभी कंपोनेंट का, e की पावर माइनस टी आ गया, e की पावर माइनस टी आ गया, ईच कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितनी आ गई, या सर्वाइवल रिलायबिलिटी, ये सर्वाइवल रिलायबिलिटी है, ये सर्वाइवल है ना, ये रिलायबिलिटी है। तो आपका सर्वाइवल जो का वैल्यू और रिलायबिलिटी का वैल्यू ये कितना आ गया, e की पावर माइनस टी आ गया है। अब पूछा इसमें कि पूरी सिस्टम की आप बताइए कि सर्वाइवल रिलायबिलिटी कितनी होगी, पूरे सिस्टम का, ये ईच कंपोनेंट का है, तो पूरे कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तब कितना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे,
पहले हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट को देखेंगे, इसकी रिलायबिलिटी निकालेंगे, फिर इसकी। तो हम पहले निकालेंगे y m1t। तो पहले फॉर्म में क्या दिया है, आर पी, ठीक है, आर पी दिया है C1 और C2 ये दिया है। मतलब कि जो आपका है 1 माइनस दो कंपोनेंट दिए हैं i इक्वल टू 1 2 2, क्या 1 माइनस RIT, ये होता है फार्मूला। दो कंपोनेंट दिए हैं इसलिए n कंपोनेंट होता तो यहाँ पे n होता। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये 1 होगा, और 1 माइनस रिलायबिलिटी RIT e⁻t होगा इच कंपोनेंट का। दो कंपोनेंट दिए हैं तो एक बार और होता है नहीं, ऐसी इसका रिलायबिलिटी और इसका रिलायबिलिटी दोनों हो के ये क्या हो जाता, ये 2 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये आपका इसका रिलायबिलिटी आ गया। तो नया आपका जो सिस्टम बन रहा है, ये दोनों ऐड हो के क्या बना, YM1T बना, और दूसरा बचा हुआ है क्या, C3, ठीक है। ये सीरीज फॉर्म में हो गया, इससे बना ये और ये बचा ही हुआ है। तो इसकी रिलायबिलिटी कितनी आ गई, ये, ठीक है, और इसकी रिलायबिलिटी कितनी दी है, e⁻t। तो अब क्या करेंगे, इस सीरीज का हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का जो रिलायबिलिटी, तो ये जो आपका आया हुआ है, इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी, ये नया आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। ये आपका कंपोनेंट है, तो इस पूरी सिस्टम का रिलायबिलिटी, ये दोनों कंपोनेंट के मिलने से ये बना है और ये बचा ही हुआ है। तो अब इस सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसी होगी, वो ST रिलायबिलिटी ये होगी, सर्वाइवल एनालिसिस, ये वैल्यू होगा ये, कि हम जानते हैं सीरीज फॉर्म में रहता है तो प्रोडक्ट ऑफ इसका। तो रिलायबिलिटी ऑफ सीरीज फॉर्म में क्या क्या है, YM1T, मतलब सॉरी SiM1T और C3। तो प्रोडक्ट ऑफ होता है ना रिलायबिलिटी, तो इसका क्या रिलायबिलिटी, इतना दिया हुआ है 1 माइनस e⁻t का होल स्क्वायर हो गया, और C3 का रिलायबिलिटी क्या दिया है, e⁻t। तो सर्वाइवल, पूरे सिस्टम का जो सर्वाइवल एनालिसिस है, वो उसका वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। अब ऑब्जेक्टिव में जो भी दिया होगा ये वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर e⁻t, मतलब इसका जो D वाला है वो ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। ए वाला, B वाला और C वाला ये सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट 2016 में आया था जून में, 4.75 मार्क्स में। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका बोल रहा है कि द 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 2 3 एज शोन बिलो। ये आपका 3 सर्किट दिए हुए हैं, बोल रहा है कि 3 सर्किट दिए हुए हैं जो आपको दिखाया गया स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस तरीके से आपका है कंपोनेंट ऐड है, ठीक है, 3 सर्किट में। विथ फेलियर प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी दिया है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी दी है, P दी है, ठीक। LQI इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सर्किट I डज नॉट फेल, I इक्वल टू 1 2 3 4 0 से P का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो चेक करना है कि कौन ही इसमें से ट्रू होगा, ठीक है। कि ये सर्किट जो सर्किट 1 2 3 दिया है, ठीक है। इसमें आप लोग को पहले क्वेश्चन में क्या बताया, देखिए पहले आप लिखते रहिए। QI का इसको सॉल्यूशन हम देखेंगे तो ये बोला है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। QI का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1 2 3, मतलब Q का वैल्यू अगर 1 2 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये Q1 Q2 और Q3 ये दिया है। मतलब पहले वाले सर्किट का नाम क्या रख लीजिए, Q1, दूसरे वाले सर्किट का क्या नाम रख लीजिए, Q2, और ये वाला का नाम क्या रख लीजिए, Q3,
ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, अब ये आता है कि इसकी सबकी रिलायबिलिटी हम पहले ऑब्टेन कर लेंगे। तो रिलायबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए पहले क्वेश्चन को देखें, यहाँ तक पढ़ लिया, आपको कोई जरूरी नहीं है। ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। फेलियर प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, फेलियर प्रोबेबिलिटी जो दिया है वो क्या है, पी टी ग्रेटर देन, सॉरी ये होता है, ये पी है, ठीक है। और इसमें तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा टी लेस इक्वल टू टी, ये हो जाएगा, मैंने बोला था वो माइनस में हो जाएगा जब दिया है फेल होने का, तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस क्यों कर रहे हैं, तो माइनस इसलिए कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए एक बात सोचिए आप खुद में कि जब 10 रुपये हैं, उसमें से 5 रुपये मतलब खर्च हो गए, मतलब फेल हो गया 5 रुपये, तो कितनी बची सक्सेस होने की। अब सक्सेस होने के लिए कितना बचा है हमारे पास, 5 रुपये बचा है ना, तो 10 में से 5 तो माइनस करेंगे ही ना, तो इसलिए उससे पी को माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या है, वो हमेशा कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, कुछ ना कुछ होगा ही, 1 माइनस पी इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया 1 माइनस पी, मतलब सभी कंपोनेंट का जो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी हो गया, 1 माइनस पी हो गया, 1 माइनस पी, मतलब ये क्या दिया है, रिलायबिलिटी। सभी कंपोनेंट का रिलायबिलिटी इस तरीके से दिया है, 1 माइनस पी ईच कंपोनेंट की रिलायबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी या रिलायबिलिटी हो गया, है ना। ईच कंपोनेंट रिलायबिलिटी क्या हो गया, ईच कंपोनेंट रिलायबिलिटी आरटी जो हो गया वो कितना हो गया, 1 माइनस पी। तो इस तरीके से पहला सर्किट वन मतलब डायरेक्ट हम बोल रहे हैं Q1, सर्किट वन मतलब ये Q1 नाम दिया सर्किट वन। तो ये क्या होगा, इसकी रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी, डायरेक्टली हम निकालिए, सीरीज फॉर्म में दिए हैं, पहले सीरीज फॉर्म को कर लीजिए, फिर ये पैरेलल में आ जाएंगे, एक नया बनेगा स्ट्रक्चर। ए और बी को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी क्या आएगी, आर सीरीज फॉर्म में क्या क्या दिया है, इसको हम YM1T बोलेंगे, क्या दिया है, RS सीरीज फॉर्म में क्या दिया है, ए और बी का, तो मिलाते हैं प्रोडक्ट होगा 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, 1 माइनस पी और 1 माइनस पी क्या होगा, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से अब इसका तो है ही, तो इस पूरे Q1 सर्किट के लिए जो सिस्टम का बनेगा नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये y नहीं साई ये M1 और इन ऊपर वाला क्या है, C है। स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना पैरेलल फॉर्म में हो गया। तो पैरेलल फॉर्म के लिए जो रिलायबिलिटी निकालते हैं वो क्या होगा, पूरे सिस्टम की अब हो गया ना, R सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी क्या दिया है पैरेलल फॉर्म में, C दिया है और साई M1 इस तरीके से। तो क्या करते हैं, पैरेलल में माइनस करते हैं, 1 माइनस पहले वाले की रिलायबिलिटी कितनी दी है, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, ठीक है। और फिर 1 माइनस ये सेकेंड वाले की रिलायबिलिटी कितनी दी है, 1 माइनस पी। अगर कोई नई स्टूडेंट है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो इसमें मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो आपसे ये बनने लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसकी रिलायबिलिटी इतनी होगी, आगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 माइनस ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 कट जाएगा, बचेगा प्लस का p बचेगा, ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट में 1p का होल स्क्वायर ये बचेगा। उसी तरीके से सभी सर्किट का निकालेंगे, ये भी सर्किट का निकालेंगे, Q2 सर्किट का निकालेंगे, ठीक है। अब इधर का मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है।
तो इस इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का सर्किट Q2 के लिए, Q2 के लिए क्या हो जाएगा, B एंड A है, पैरेलल फॉर्म में दिया है, तो R सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी T, ये हो जाएगा रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल फॉर्म में दिया है A एंड B, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जानते हैं 1 माइनस RIT होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 है, 2 दिए हैं ना, तो 2 हो जाएगा, पहले वाले का मतलब A का रिलायबिलिटी और 1 माइनस B का रिलायबिलिटी, RBT RAT, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 1 माइनस 1 कितना दिया है इसकी रिलायबिलिटी, 1 माइनस पी दोनों का दिया है, तो 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, उसको ब्रैकेट को हटा के, तो 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस पी आएगा, फिर 1 माइनस 1 प्लस पी आएगा, तो क्या आएगा, टोटल आएगा 1 कट के पी स्क्वायर, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो पी इंटू पी स्क्वायर बचा। अब ये Q2 सर्किट का आ गया। अब आते हैं Q3 सर्किट के लिए। Q3 सर्किट के लिए क्या है, Q3 सर्किट के लिए यहाँ पे ABC सारे पैरेलल में दिए हैं, तो पूरे सिस्टम का दे दिया है पैरेलल फॉर्म में, तो हम जानते हैं रिलायबिलिटी क्या होगा, इसी में रख देंगे हम R P A B और C, ठीक है, तो ये 1 माइनस रिलायबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सबका ये दिया हुआ है, तो 1 माइनस P, ठीक है, फिर 1 माइनस P, फिर 1 माइनस P, ऐसे भी हो जाएगा। पहले A का हो गया ये, दूसरा B का है, पैरेलल फॉर्म में इसलिए C का हो गया, तो सबका हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 माइनस ये 1 कैंसिल होगा, इंटू में P इंटू P 1 माइनस P की पावर में 3 आ गया। ये सर्किट 3 के लिए 1 माइनस पी क्यू आ गया, ये सर्किट Q2 के लिए 1 माइनस पी स्क्वायर आएगा, और सर्किट ये Q1 के लिए, ये Q1 के लिए दिया था, ठीक है, क्या था ये। अब देखना है कि ऑब्जेक्टिव में जैसे बोला है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है किससे, तो उस सेंटेंस को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास एक दिया था कि जो वैल्यू होगा, ये सब स्ट्रक्चर को मिटा देता हूँ, इधर वाला, जो वैल्यू होगा वो आपका इस तरीके से होगा, 0 ना, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, ये दिया है 0 ग्रेटर देन P ग्रेटर देन 1, मतलब कि P का वैल्यू अगर इसमें ये जो भी आए हैं, जो भी सिस्टम का जो रिलायबिलिटी आया है, अगर P का वैल्यू हम एग्जांपल के लिए 1/2 1/3 पुट करके देख लेते हैं, P का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो P का वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, 1/2 ले लेते हैं, 0.5 है नहीं, इसका मतलब 0.5 1/2 का मतलब, तो P का वैल्यू 1/2 रख के देख लेते हैं, इनसे सारे वाले जिनकी रिलायबिलिटी आई है, सारे सर्किट की रिलायबिलिटी पे जो बड़ा होगा उसको हम सेंटेंस से देख लेंगे। तो P का वैल्यू रखेंगे किस में, पहले Q1 सर्किट में, देन Q1 का रिलायबिलिटी क्या होगा, Q1 का रिलायबिलिटी हो जाएगा, ये क्या दिया है, Q1 डायरेक्ट इक्वल टू लिखिए 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है, ये 3/4 दिया है, ये 1 माइनस 3 8 आ गया, ये 5/8 आ गया, ठीक है, 5/8 आ गया। अब सर्किट Q2 के बारे में बात करेंगे, Q2 के बारे में क्या दिया है, Q2 का वैल्यू पुट करेंगे P इक्वल टू 1/2, किसमें पुट करेंगे, इस सर्किट में, तो Q2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा,
1 माइनस पी का स्क्वायर दिया है ना, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस 1/4 आया, तो ये 3/4 हो गया। ठीक, ऐसा नहीं पता चलेगा तो इसको आप कर सकते हो, इसका पॉइंट आएगा एग्जैक्ट पॉइंट में 0.75 है ना, 0.75 आएगा। और इसका आएगा कितना एग्जैक्ट पॉइंट 0.62 ऐसे करके कुछ आएगा। और अब आगे आ जाते हैं सर्किट 3 में। पी का वैल्यू इसी में रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पी का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, Q3 में, तो ये आ जाएगा क्या इसका 1 माइनस पी Q3 में, तो 1/2 का Q दिया है ये उसकी रिलेटिविटी सर्किट 3 का, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/8 हो गया। ठीक है, तो इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0.8 और इतना आएगा 0.875। तो इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, Q3 है, सबसे बड़ा कौन है, Q3 है। उसके बाद क्या है, Q2 है, उसके बाद सबसे छोटा क्या बचा, Q3 है, Q1 है। तो जो भी सेंटेंस ऐसा दिया होगा वो आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका राइट जो सेंटेंस बन रहा था वो कुछ इस तरीके से है कि Q3, तो पहला वाला आपका ए वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि दिया था Q3 ग्रेटर देन Q1, तो Q1 से तो Q3 ऑलरेडी बड़ा ही है। दूसरा ए वाला ट्रू हो गया, और दूसरा दिया था कि Q1 Q2 इक्वल है क्या, तो रॉन्ग हो गया, इक्वल है ही नहीं, अलग अलग वैल्यू। Q2 का वैल्यू Q1 से ग्रेटर है, तो सी वाला भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ से ये वाला सेंटेंस बन रहा है। और डी वाला Q2 बोल रहा है कि जो Q2 है वो Q3 से बड़ा होगा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो सिर्फ इसका ए और सी ट्रू होगा, ए एंड सी ट्रू होगा, बाकी आपका बी एंड डी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, इजी ही रहते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज़ करना आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, फिर क्वेश्चन इजी बनने लगते हैं। तो आई होप ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, CSIR नेट के प्रिपरेशन या फिर IIT JEM या फिर गेट के लिए। ठीक है, तो और इसके बाद आप लोगों को और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें रिलायबिलिटी पे अगर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कुछ इसी से ही घुमा फिरा के आता है। जैसे कि IIT JEM का क्वेश्चन कभी गेट में आ जाता है, कभी गेट का क्वेश्चन IIT JEM में आ जाता है, उसी तरीके से गेट का क्वेश्चन उस पर आ जाता है आपके CSIR नेट में। तो CSIR नेट पे जो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जो गेट पे होता है वो क्या करता है, वो कॉन्सेप्चुअल पर नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछता है, वो कैसे मैथमेटिकल पे पूछता है। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए देता है, आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि CSIR नेट में कॉन्सेप्चुअल पूछता है, बहुत ही कम मतलब मैथमेटिकल पूछता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है इनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। तो आज ये रिलायबिलिटी का को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं किस मैथमेटिक्स पे, लीनियर अलजेब्रा पे बनाऊँ या रील एनालिसिस पे बनाऊँ वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए आप लोग बताइएगा, वरना तो आगे तो मैं बनाऊंगा ही अपने से। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस तरीके से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि दूसरों को भी ये पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।